बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी साइंस की क्लास में। और आपको पता है हम बायोलॉजी का चैप्टर 5 कर रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड आई होप आपने अपने हॉलीडेज़ को अच्छे से एंजॉय किया होगा। सो वी गेव यू द हॉलीडेज सो दैट यू कैन refresh yourself, your mind, your soul, your body. As you know, we all are going through the time of lockdown, that is because of coronavirus. So we have to study every day, okay? It doesn't matter, all the things are open, but schools and colleges will take time. So till then our school is putting all the efforts so that you will not miss your studies, you will not miss your education. So please keep it in mind. You have to do your work every day. You have to revise the things which we are giving you. You have to learn the things. You have to make copies. You have to do all the activities related to studies which we are giving you. So be attentive when we are taking your lecture. Soon we are going to start online or virtual classes through Google app. So be ready, keep all the things in mind. We will be sending you link, you have to enter the link, and then we will be going online. So once in a week, one day, we are going to take your online class, and in those classes you can raise your queries, you can raise your questions, and I will be there to answer them. So बेटा, आज हम पहुंच गए साइटोप्लाज्म में। आप किसको पता है, हम सेल के बारे में बातें कर रहे थे, सेल की डिस्कवरी हमने कर ली थी। फिर मैंने आपको बताया था कि सेल में 3 चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। क्या क्या होती हैं? एक तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और तीसरी चीज़ जो होती है न्यूक्लियस। इनको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। न्यूक्लियस मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, सेल मेम्ब्रेन मैंने आपसे डिस्कस कर ली। सेल मेम्ब्रेन को मैंने आपको बताया था, मेम्ब्रेन दोनों में होती है, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में, बट प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है। और फिर मैंने आपको 3 तरह के सॉल्यूशंस भी बताए थे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अलग अलग इन सॉल्यूशंस में जब सेल को लगते हैं तो क्या क्या चीज़ें सेल के साथ होती हैं। अगर आप उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो सेल में स्वेलिंग हो जाएगी, फूल जाएगा वो, इवन वो बस्ट भी हो सकता है। अगर सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे वो श्रिंक हो जाएगा। अगर आप उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो उसकी शेप सेम रहेगी। सो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है बेटा? एक्चुअल में सेल के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। इस लिक्विड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो एक ये नरिशिंग लिक्विड होता है जो अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है उनको वो क्या प्रोवाइड करता है? हेल्थ प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ताकि वो ऑर्गेनेलीज अच्छे से काम करें और ज़िंदा रहें। तो क्या है, हमारे सेल में कोई भी सेल ले लो, जो सबसे बड़ा रीजन होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म एक तरह का फ्लूइड होता है, ठीक है? साइटोप्लाज्म एक तरह का फ्लूइड होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है और इसमें अलग अलग तरह की ऑर्गेनेलीज मिलती हैं। ऑर्गेनेलीज में बेटा क्लोरोप्लास्ट हो गया हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सारी ऑर्गेनेलीज हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है? आगे चलें। अच्छा, अब जो अगर हम प्रोकैरियोट्स के 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स और एक होते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वेल डेवलप्ड नहीं होते, यूकैरियोट्स वेल डेवलप्ड होते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन होती है। जो प्रोकैरियोट्स है वो पुराने हैं और जो यूकैरियोट्स हैं वो हैं हमारे मॉडर्न सेल्स जिसको हम बोलते हैं या जिसको एडवांस बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स आर प्रिमिटिव, ओल्ड, एंड यूकैरियोट्स आर एडवांस, ठीक है? फिर आगे चलते जाते हैं। इस मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये हमारे सेल की ऑर्गेनेलीज को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये अब अलग अलग ऑर्गेनेलीज हमारे पास आ गई हैं। तो उससे पहले हमारे पास एक डिफरेंस आया हुआ है, जरा देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। सबसे पहले साइज की बात करें, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं यूजुअली छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल बड़े होते हैं। अच्छा, सेकंड, न्यूक्लियर रीजन जो होता है हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती वहाँ पे और वेल डिफाइंड भी नहीं होता, जबकि न्यूक्लियर रीजन तो यूकैरियोट्स का होता है, वेल डिफाइंड होता है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है।
तो सारे का सारा जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड डबल मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया बेटा सेल ऑर्गेनेलीज को स्टडी करना। सेल ऑर्गेनेलीज में हम अलग अलग तरह की ऑर्गेनेलीज को स्टडी करेंगे, यानी हर सेल के अंदर मेम्ब्रेन होती है जिसके अराउंड हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स सेल्स अगर हम बात करें, ये मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ढेर सारे सेल के बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही सेल के बने होते हैं। और इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हर एक सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज होती है, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सो मैं अगर आपसे बात करूँ, न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस का फंक्शन है बेटा बेसिकली डीएनए बनाना, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, इंफॉर्मेशन को रीड करना। यानी आप कह सकते हो जिस तरह से जो काम हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन करता है ना बेटा, वही काम न्यूक्लियस करता है एक सेल के अंदर। तो अगर आप न्यूक्लियस के अंदर से सेल निकाल दोगे, सेल के अंदर से न्यूक्लियस निकाल दोगे, अगर आप सेल के अंदर से न्यूक्लियस रिमूव कर दोगे तो वो सेल सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी और फाइनली सेल की डेथ हो जाएगी। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस। तो इसी तरह अगर मैं और ऑर्गेनेलीज की आपके साथ बात करूँ, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत बड़ी पावरफुल ऑर्गेनेली होती है। इसको पावर हाउस भी बोलते हैं सेल का। पावर हाउस यानी ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। तो जो जितनी भी सेल को एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो पहली ऑर्गेनेली जो आज आप कर रहे हो उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का, ट्यूब और शीट्स की फॉर्म में होता है और एक लंबी ट्यूब्स की तरह राउंड बैग्स की तरह नज़र आता है। एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी होती है। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बेटा, एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर आपको ढेर सारे छोटे 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 पार्टिकल्स मिलेंगे, यानी उसकी बॉडी के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, जिनको राइबोसोम अटैच होते हैं इस करके उसको हम रफ बोलते हैं। स्मूथ में आपको राइबोसोम अटैच होके नहीं मिलेंगे। मेन काम क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? मेन काम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है वो है बेटा प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। जब प्रोटीन बन जाती हैं तो इनको पूरे सेल के डिफरेंट प्लेसेस में भेज दिया जाता है जहाँ पे इनकी नीड है। तो प्रोटीन आर काइंड ऑफ फूड फॉर अ सेल। ओके, अच्छा ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम था। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? फैट मॉलिक्यूल्स बनाने में मदद करता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाने में मदद करता है और मदद करता है सेल के फंक्शंस को इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो जब जब हमारे फैट मॉलिक्यूल और लिपिड मॉलिक्यूल बनेंगे वो सेल के फंक्शंस को इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, और सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी मदद करता है और इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। अच्छा, और एंजाइम बनाने में भी मदद करता है, हार्मोन्स बनाने में भी मदद करता है। एंजाइम और हार्मोन्स के बारे में आप बड़ी क्लासेस में सीखोगे। अच्छा, तो देखो बेटा ये आपको यहाँ पे एनिमल सेल दिया हुआ है और एनिमल सेल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात एनिमल सेल क्यों है ये? क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस सेंटर में है और इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नज़र आ रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नज़र आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम सब नज़र आ रहा है आपको। तो ये एक हमारा एनिमल सेल है। सो हम ये कह सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हुआ? चैनल बनता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल का इनसाइड और आउटसाइड द सेल और प्रोटीन का ट्रांसफ़र करता है, प्रोटीन का बनाता है, साइटोप्लाज्म को बनाता है, साइटोप्लाज्म के अक्रॉस मूव करता है और न्यूक्लियस के अक्रॉस भी मूव करता है। तो इसका मेजर काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करना, सेल वॉल बनाना, सेल मेम्ब्रेन बनाना और सेल साइटोप्लाज्म का फ्रेम वर्क बनाना। ठीक है, और कई बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करवाना। सो बेटा आज आप लोगों ने मेरे साथ ऑर्गेनेलीज में, और ये देखो बेटा ये आपके सामने प्लांट सेल दिया हुआ है। सो प्लांट सेल और एनिमल सेल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस ये बात है
कि अगर मैं आपसे एनिमल सेल के बारे में बात करूँ, उसमें आपको एम्प्टी बैग्स नहीं मिलेंगे जिनको हम वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। जबकि आपको प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स मिलेंगे। देखो कितना बड़ा बड़ा एयर बैग्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और प्लांट सेल में आपको सेल वॉल मिलती है, एनिमल सेल के अंदर आपको सेल वॉल नहीं मिलती, ठीक है। एनिमल सेल छोटा होता है, प्लांट सेल बड़ा होता है, ठीक है। सो मैं आपको इन पेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी भेजूंगा, तो आप इन पेजेस को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तो आज मैंने आपको पहला ऑर्गेनेली करवाई है सेल की, जिसका नाम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स होते हैं और उसका फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन बनाना, लिपिड्स बनाना, फैट्स बनाना। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। स्टडी वेल, स्टे होम, स्टे सेफ।